Hello everyone, myself AK and I welcome you all to this channel. Today we are going to extend our discussion over the issues of PIL, Public Interest Litigations. ना इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि PIL का इम्पोर्टेंस क्या है विथ हैविंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इश्यूज रिलेटेड टू द PIL, क्या क्या इश्यूज मुद्दे जो हैं PIL से रिलेटेड हैं, और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि किस तरह PIL का समुचित रूप से उपयोग होना चाहिए और अच्छे कॉज में, ग्रेटर कॉज में, पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए किस तरीके से हम लोग PIL का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो डिस्कशन। ओके, लेट्स मूव। अब हम लोग समझते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ PIL क्या है, ठीक है। पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस, संवैधानिक महत्व क्या है PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। फर्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है डेमोक्रेटिक जस्टिस, न्याय का लोकतांत्रिकरण। एनी सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन हु इज कैपेबल कैन फाइल एप्लीकेशंस ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट और डू नॉट हैव द मीन्स टू डू सो। हमने पहले भी बात की कि वैसे पर्सन्स जो सोशली या फिर इकोनॉमिकली वीक हैं या सोशली और इकोनॉमिकली डिजेबल हैं, सो दैट दे कैन नॉट मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ, उनके लिए, उनके बिहाफ में सोशली और स्पिरिचुअली मोटिवेटेड कोई भी पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर एनी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी कैपेसिटी है, वो उनके बिहाफ में क्या कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो ये है न्याय का लोकतांत्रिकरण। सिर्फ एग्रीड पर्सन के पास ये अधिकार नहीं है, किसी भी पर्सन के पास ये अधिकार है, इसलिए वो क्या करता है, जस्टिस को डेमोक्रेटाइज करता है, ठीक है। और इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं परमानंद काटरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। देखते इसमें ये था, इनका ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था कि कोई भी पर्सन इंजरी होता है, अगर एक्सीडेंट में अगर इनकी इंजरी होती है, तो जैसे हम लोग पहले देखते थे ना कि किसी के भी रोड एक्सीडेंट में इंजरी होती थी तो उसे हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स या फिर बाकी लोग कहते थे कि जब तक लीगल एक्शंस नहीं होते हैं और एक बार पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग इसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरह के पहले बात सिनेरियो और चीज़ें निकल कर आती थी, मगर इनके द्वारा जब ये पिटीशन फाइल किया गया तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट्स, और उन्हें लाइफ को बचाना मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हैं या डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल स्टाफ्स हैं, उनका प्राइम ड्यूटी है कि पहले वो इंजर्ड या एक्सीडेंट विक्टिम्स को या उनकी लाइफ को वो बचाएं, ठीक है। जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको वो बाद में देखा जाएगा या ऑब्जर्व किया जाएगा, पहले जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं या इंजर्ड पर्सन है उनकी लाइफ को बचाना सबसे पहले उनकी क्या होगी, प्राथमिकता होगी। हेंस seeking clarification on this aspect, a public interest litigation was filed by a human right activist which is परमानंद काटरा in the apex court, है ना। और उनके ही इस एक्शन के फलस्वरूप, following which it was considered that the right to life is of paramount importance and in case of emergency such right would override the legal as well as medical formalities, है ना। तो राइट टू लाइफ को वेरी इंपॉर्टेंट मानते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह के सिचुएशंस में राइट टू लाइफ जो है वो लीगल राइट्स एज वेल एज मेडिकल फॉर्मेलिटीज से ऊपर होता है, और उस समय जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी बचाना ही प्राथमिकता है, मेडिकल स्टाफ्स की, मेडिकल जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी। thereby making it obligatory for doctors, hospitals, medical institutions, either private or public, to extend their service to protect life and provide such road accident victims with immediate medical support, है ना। तो ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया इस केस में, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के द्वारा ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया कि मेडिकल फॉर्मेलिटीज से पहले आप जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति है, उनकी लाइफ को पहले बचाएं, बाकी में बाद में सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको पूरी की जाएंगी, या लीगल एक्शंस हैं जो भी हैं वो बाद में पूरे किए जाएंगे, पहले आप उन विक्टिम्स के पहले जान बचाएं, ठीक है। तो ये था परमानंद काटरा वर्सेस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, परमानंद काटरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। सेकेंड जो इसमें पॉइंट है, राइट्स एडवोकेसी, अधिकारों की हिमायत। PIL enables people to assert their rights and get remedial actions for any wrong। हम लोग बार बार यही बात कर रहे हैं कि ये लोगों को वह सुविधा
प्रोवाइड करता है, जिससे वे अपनी राइट्स को और उन राइट्स के वायलेशन में जो वो रिमीडियल एक्शन ले सकते हैं उनकी वो क्या होता है सुविधा प्रदान करता है, उनको वो अधिकार देता है उस राइट्स को वो एक्सेस कर सके, इनेबल कर सके। तो इट इज अ राइट्स एडवोकेसी, अधिकारों की हिमायत है ये, पब्लिक को उनके बारे में, अपने राइट्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है, अवेयर करता है ये। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, सरकार को जवाबदेह ठहराना। इट कैन बी यूज फॉर द इन्फोर्सिंग द लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड द लेजिस्लेचर। ऑब्वियसली अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अगर किसी बात को कह रहा है तो एक तरह से वो लीगल ऑब्लिगेशंस बन जाता है एग्जीक्यूटिव्स के लिए और लेजिस्लेचर के लिए कि उसको वो इन्फोर्स करें, आदर पॉलिसीज बनाकर या फिर कोई कानून बनाकर उसको इन्फोर्स करें। तो एक तरह से ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराता है पीआईएल। तो ये है इंपॉर्टेंस। थर्ड, नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। इट कैन बी यूज्ड फॉर द चैलेंज द डिसीजन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी बाय जुडिशियल रिव्यू, है ना। ये पब्लिक अथॉरिटी को एक तरह से चैलेंज भी कर सकता है पीआईएल। एग्जाम्पल है श्रेया सिंघल केस। अब श्रेया सिंघल केस में क्या हुआ था कि जब बाल ठाकरे जी का, ठीक है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का फ्यूनरल हो रहा था, तो some girls had made comment on the shutdown of Mumbai for the funeral of शिवसेना चीफ बाल ठाकरे जी। ठीक है। तो कुछ गर्ल ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाला था कि मुंबई को शट डाउन किया जाए क्योंकि उस समय शिवसेना चीफ जो बाल ठाकरे जी थे उनका वो फ्यूनरल चल रहा था। ठीक है। अंतिम संस्कार की ओर उनको ले जाया जा रहा था। उस समय उस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया था या फिर सबसे अपील की थी कि मुंबई को शट डाउन किया जाए। ठीक है। तो इस बात पर उन्हें पुलिस के द्वारा सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000 के अंतर्गत पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। ठीक है। ये जो एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत उन्हें क्या किया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। तो एक्चुअली में सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट कहता क्या है, ये कहता है इट गिव्स द गवर्नमेंट पावर टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन एन इंडिविजुअल फॉर एलिजिडली ऑफेंसिव एंड मिनांसिंग ऑनलाइन पोस्ट्स। मतलब कोई भी ऑफेंसिव ऑनलाइन पोस्ट जो होते हैं सोशल मीडिया पे, उनको देखते हुए गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, इम्प्रिजन कर सकती है। इट वॉज पास्ड इन 2008 IT अमेंडमेंट एक्ट। इस केस में श्रेया सिंघल ने पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा कि ये जो प्रोविजन है सेक्शन 66A क्या करता है कि ये प्रिस्क्राइब करता है punishment for sending messages through computers or any other communication device like mobile phone or tablet, and convictions could fetch a maximum of 3 years in jail। मतलब अगर आप कुछ भी मेलिशियस पोस्ट करते हैं मोबाइल के थ्रू या फिर टैबलेट के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू, तो अगर इस केस में अगर आपको कन्विक्शन होता है तो वो कन्विक्शन मैक्सिमम 3 साल की हो सकती है सजा, है ना। तो ये जो प्रोविजन था IT एक्ट 2000 के, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्ट्रक डाउन किया, है ना। और किस केस में, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 में, है ना। सो इन 2015 द एपेक्स कोर्ट स्ट्रक डाउन द लॉ इन द लैंडमार्क केस कॉलिंग इट ओपन इंडियन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनली वेग। इसमें जो मेन प्रॉब्लम था ना, वो ये था कि कौन सा एक्ट या कौन सा पोस्ट ऑफेंसिव होगा ये कहीं क्लियरली मेंशन नहीं था, है ना। तो ये काफ़ी वेगनेस अपने अंदर इनहेरेंट किए हुए थे कि जो चीज़ डिफाइन नहीं है ऑफेंस क्या है एक्चुअली में इस प्रोविजन के अंतर्गत में, तो उसे तो किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है ना। तो ये वेगनेस था इस सेक्शन का, तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन करते हुए बोला कि इट इज़ अ ओपन इंडियन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनली वेग सेक्शंस। सो बाय स्ट्रकिंग डाउन दिस सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000 सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द कंटूर्स ऑफ फ्री स्पीच टू द इंटरनेट। इसको स्ट्रक डाउन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि फ्री स्पीच का अपना दायरा बढ़ाया इंटरनेट पर। पब्लिक अब फ्री स्पीच कर सकती है इंटरनेट पे, कोई भी जो इंटरनेट पे पोस्ट होंगे या जो भी हैं उसको लेकर अब कभी भी किसी भी तरह की अरेस्ट नहीं होगी। ये था सिंपल, है ना। आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। ये है श्रेया सिंघल केस 2015, इसको आप याद करेंगे, फेमस और इम्पोर्टेंट जजमेंट है। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। इट हेल्प्स फ्रॉम फॉर्म द चेक्स एंड बैलेंस टू करेक्ट
एनी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रॉन्ग डूइंग। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस और लेजिस्लेटिव एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो पीआईएल के थ्रू कैंसिल किए जाते हैं या फिर स्क्वैश किए जाते हैं अगर वो पब्लिक के ग्रेटर कॉज में हो, पब्लिक के इंटरेस्ट में। पीआईएल ब्रिंग्स इट इंटैक्ट्स रूल ऑफ लॉ, है ना। पीआईएल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेपन टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस जुडिशियल अटेंशन, केंद्रित न्यायिक ध्यान। लिटिगेशन कैन फोकस एंड अचीव रिजल्ट पर्टेनिंग टू द लार्ज पब्लिक इश्यूज। वही बात है अगेन कि लिटिगेशन जो है, याचिका जो है, उसका फोकस जो होता है मेनली पर्टेन टू द लार्जर पब्लिक। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी सोसाइटी के लोगों के भलाई के लिए ही जजमेंट या फिर डिसीजन लिए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ए पिटीशन साउट टू मेक अरेंजमेंट्स इन ऑर्डर टू रेस्क्यू एंड ब्रिंग द इंडियन माइग्रेंट्स स्ट्रैंडेड इन गल्फ कंट्रीज ड्यूरिंग कोविड-19। माइग्रेंट्स को लाने के लिए गल्फ कंट्रीज से जो लिए गए थे डिसीजन, वो ही इसी ग्रेटर कॉज के लिए थे, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए थे। ये जो पिटिशंस जो पीआईएल के थ्रू डाला गया था, इसमें ये डिमांड किया गया था कि एक अरेंजमेंट लाया जाए जिसके तहत जो माइग्रेंट्स इंडियन हैं उनको गल्फ कंट्रीज से वापस इंडिया लाया जाए ड्यूरिंग कोविड पीरियड। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशंस। जो पीआईएल जो वर्क करता है वो वर्क करता है वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ द रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, ठीक है, कमेंट्स, एक्सपर्ट के ओपिनियंस, न्यूज़पेपर्स में आए हुए आर्टिकल्स, इन सारे चीज़ों पर वो अपने कार्य करता है। वाई इट इज़ सो? बिकॉज जस्ट टू इस्टेब्लिश जस्टिस ना। इन सारे रिपोर्ट्स की मदद से, ठीक है, एक्सपर्ट के ओपिनियन की मदद से, न्यूज़पेपर में आए हुए आर्टिकल की मदद से वो क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों को वो अच्छे से जांच परख करने के बाद, प्रोबिंग करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही डिसीजन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ही बनाती हैं, सो दैट दे कुड मेंटेन और एस्टैब्लिश जस्टिस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज इनफॉर्मल जस्टिस, अनौपचारिक न्याय। फॉर्मल जस्टिस थ्रू कन्वेंशनल मीन्स ऑफन ओवरलुक्ड सोशल जस्टिस, दस पीआईएल। जो भी इसमें कह रहा है कि जो भी कन्वेंशनल मीन्स हैं जस्टिस को लाने के लिए, फॉर्मल मीन्स या कन्वेंशनल मीन्स है जस्टिस को लाने के लिए, वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो इसीलिए पीआईएल को इम्पोर्टेंस, पीआईएल की ज़रूरत महसूस पड़ती है। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस ऑफ पीआईएल, ठीक है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस हमने देखा, डेमोक्रेटिक जस्टिस देखा, राइट्स एडवोकेसी देखा, होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबल, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फोकस जुडिशियल अटेंशंस, इन्वेस्टिगेटिव लिटिगेशंस, इनफॉर्मल जस्टिस, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो पीआईएल के कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस को बताते, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट जाएंगे वो है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में क्या क्या पॉइंट है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज हियर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, है ना, राजनीतिक जवाबदेही। द स्कोप ऑफ बीइंग गवर्नमेंट्स मोर अकाउंटेबल इन देयर पॉलिटिकल अप्रोच। ये पीआईएल क्या करता है, गवर्नमेंट को मोर अकाउंटेबल ठहराता है, ठीक है। किस मुद्दे पर? पॉलिसी फॉर्मुलेशंस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशंस। इन मुद्दों पर वो गवर्नमेंट को ज़्यादा अकाउंटेबल ठहराता है पीआईएल, ठीक है, जिसको आप याद रखना। द स्कोप ऑफ बीइंग गवर्नमेंट्स मोर अकाउंटेबल इन देयर पॉलिटिकल अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट इज सिटीजन अवेयरनेस। इट लीड्स टू more political awareness among citizens and regarding their rights. When citizens will be informed or aware about their political rights and their liabilities, so in that case they will be ensured, then government will also act in a positive way, hence they will more political aware about their rights and their liabilities also, okay. Now come to the social importance. Social importance means the first point is human rights, मानवाधिकार. It helps uphold human rights and reach those who have been denied rights, ठीक है। ये जो है मानवाधिकार को अपहोल्ड करता है और उनके लिए फाइट करता है या उनको वो अधिकार दिलाता है जिनको पहले अधिकार प्राप्त नहीं थे, जैसे बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997. So in this case the petitioner was Bandhua Mukti Morcha, okay. It was an NGO which works for the welfare of the people. So while they were conducting a survey, they found some stone quarries in Faridabad where the workmen were in extreme situations, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि फरीदाबाद में जो स्टोन क्वेरिंग जो इंडस्ट्री होती है, छोटी छोटी इंडस्ट्री, वहाँ पर उन्होंने पाया कि काफ़ी इनह्यूमन कंडीशंस में जो वहाँ के लेबर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो देखते हैं कि देयर वर्किंग कंडीशंस वेर वेरी अनहाइजीनिक एंड अनसूटेबल
फॉर दीज वर्कर हु हैड कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, टू वर्क हेयर। उनकी कंडीशंस काफ़ी अनहाइजेनिक थी, इनह्यूमन कंडीशंस में वो वर्क कर रहे थे। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने एक पिटिशंस फाइल की, ठीक है। एंड पिटिशनर रोट अ लेटर टू जस्टिस भगवती रिगार्डिंग द वर्क प्लेस एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ दोज वर्कमैन। और इसी लेटर को पिटिशंस मानते हुए उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। एंड अ कमीशन वाज मेड टू इंक्वायर अबाउट द एलिगेशंस पुट फोर्थ बाय द पिटिशनर्स, ठीक है। लेटर ऑन द कमीशन proved the allegations to be right and there was infringement of the rights of the। बाद में जो कमीशन ने ये अपनी रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने सचमुच में पाया कि जो एलिगेशन लगाए हुए गए थे अबाउट द राइट, जो कि वहाँ पर उनका वायलेशंस हो रहा था, लेबर्स के राइट्स का वायलेशन। तो यही केस था बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो भी मजदूर हैं उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिले, ठीक है। और ये इंश्योर किया जाए दैट इवन द बेसिक राइट ऑफ द लेबरर्स आर नॉट वायलेटेड, ठीक है, ये इंश्योर किया जाए। वी कैन से दैट थ्रू दिस जजमेंट वर्किंग कंडीशन ऑफ बॉन्डेड लेबर वाज अपलिफ्टेड, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉइस टू वल्नरेबल्स। कमजोरों के लिए आवाज़ के रूप में यह काम करती है PIL। इट गिव्स वल्नरेबल पीपल्स अ वॉइस बाय हाईलाइटिंग एन इम्पोर्टेंट इशू एंड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर एडवोकेटिंग फॉर देयर राइट्स। PIL जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है सो दैट वंस हु हैड फेल्ट एनी काइंड ऑफ infringement on their rights, they could directly go to the court of law. So this platform advocates for their rights। ये कमजोरों के लिए आवाज़ उठाती है ना। एग्जाम्पल क्या है, नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे लोगों को लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है जो किसी और तरीके से लीगल सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाए, ठीक है। इनका काम होता है वैसे लोगों को, कमज़ोर लोगों को लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 में क्या हुआ था कि नालसा ने क्या किया था, वल्नरेबल सेक्शंस सच एज ट्रांसजेंडर, उन्होंने उनके फंडामेंटल राइट्स को इंटैक्ट किया, उनको हेल्प किया सो दैट दे कुड अवेल और मेंटेन देयर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को मदद की ना। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सटैंटिव जस्टिस मीन्स मूल न्याय। इसमें है द चीफ ऑब्जेक्टिव बिहाइंड PIL इज इंश्योरिंग जस्टिस टू ऑल एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सही है, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी तो यही है कि इंश्योरिंग जस्टिस टू ऑल एंड लोगों के भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करना, मतलब उनके पक्ष में भलाई को क्या करना, प्रमोट करना, बढ़ावा देना। तो ये चीज़ ऑब्जेक्टिव है, चीफ ऑब्जेक्टिव है PIL को लाने में, है ना। एग्जाम्पल क्या है, विशाखा गाइडलाइंस 1997 में, जिसमें हम लोग ने देखा था कि इट प्रोवाइड्स, दिस गाइडलाइंस प्रोवाइड प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस टू द वुमन, ठीक है। तो काम के स्थान पर अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसके अगेंस्ट में जो भी प्रोटेक्शंस और राइट्स वुमेन को प्रोवाइडेड है वो विशाखा गाइडलाइंस में दिए गए हैं। और ये विशाखा गाइडलाइंस जो है किनके द्वारा दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को भी इंश्योर करता है। कैसे, सिटीजन आर एम्पावर्ड टू ब्रिंग फोर्थ पिटिशंस एंड पार्टिसिपेट इन जस्टिस डिलीवरी। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें मेन जो अहम भूमिका होती है वो सिटीजन की होती है, पीपल की होती है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जो पिटिशन के रूप में समाज में प्रचलित या फिर समाज के अंदर स्थित कुछ मुद्दों को, जो उनके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार के खिलाफ है, उनको ख़त्म करने में, उनको हटाने में, मिटाने में PIL जो है उनकी काफ़ी मदद करती है, उनको एम्पावर करती है सो दैट दे कुड ब्रिंग जस्टिस, दे कुड बी अ पार्ट ऑफ जस्टिस डिलीवरी, ठीक है। इसीलिए इसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को महत्व मिलता है PIL के द्वारा। इसमें सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं जस्टिस डिलीवरी में, उसका एक हिस्सा होते हैं, भिन्न भाग होते हैं ना। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग में निगरानी। इट हेल्प्स द जुडिशरी मॉनिटर सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक ओल्ड एज होम, एजाइलम, ऑर्फनेज एंड प्रिजन। बिल्कुल सही बात है। जुडिशरी इन सारे सोशल इंस्टीट्यूशन पर, जैसे कि अनाथालय हो गया, ठीक है, प्रिजन्स हो गया,
कारावास हो गया, जो जिसको हम लोग कहते हैं साइलम हो गया, जहाँ पे हम लोग जो लोग दूसरे अपने देश को या फिर अपने स्थान को छोड़ के यहाँ आते हैं तो उनको एसाइलम हाउस में रखा जाता है या फिर एसाइलम में रखा जाता है। तो उनको भी मॉनिटर करना, उनके इंस्टीट्यूशन को रेगुलर चेकअप करना, ये सारे चीज़ जो हैं जुडिशरी के हेल्प से उनके हेल्प से ही होता है। ठीक है, अगर इन सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना है कि ये अगर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, तो पीआईएल में पीआईएल के थ्रू पिटिशन देकर हम इसकी सही से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या इसको मॉनिटर कर सकते हैं ना। ये पीआईएल जो है इस तरह के इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन को मॉनिटरिंग का भी काम करता है। एग्जाम्पल जैसे कि हुसैन आरा खातून केस में हमने देखा था 1979 में, कैसे उन्होंने इस पीआईएल की मदद से जो अंडर ट्रायल्स थे वहाँ पे उनके कंडीशंस, इनह्यूमन कंडीशंस, और उनको जो वहाँ पर सोशल एक्सप्लॉयटेशंस और इन सब चीज़ों को देखना पड़ रहा था, फेस करना पड़ रहा था, और जिनका अंडर ट्रायल्स चल रहा था, ठीक है, वैसे प्रिजनर जिनकी अंडर ट्रायल्स चल रही थी और उन्होंने उनके कन्विक्शन के अकॉर्डिंग जो सज़ा का प्रावधान था उससे ज़्यादा समय तक वो वहाँ पर उस प्रिजन में ज़िंदगी बिता चुके थे या अपना समय वहाँ पर रहते हुए काट चुके थे। वैसे सभी अंडर ट्रायल्स को क्या हुआ, वहाँ से निकाला गया। ठीक है, मोर देन 40,000 जो अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स थे, ऐसे प्रिजनर्स को उस जगह से निकाला गया। ये हुसैन आरा खातून केस के बदौलत ही पॉसिबल हो सका। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन पीआईएल क्या करता है, एक तरह से जुडिशरी को हेल्प करता है टू मॉनिटर ऑल दीज काइंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल हुसैन आरा खातून 1970। नेक्स्ट इज कलेक्टिव राइट। ठीक है, कलेक्टिव राइट में सामूहिक अधिकार है। पीआईएल हेल्प इंश्योर कलेक्टिव राइट्स ऑफ ए सेक्शंस, कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन सिमिलर सिचुएशंस। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन में एक तरह के सभी नागरिकों को या कलेक्टिव राइट्स ऑफ ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, उनको क्या होता है, वो इंश्योर करते हैं, उनके कलेक्टिव राइट्स को इंश्योर करता है। एग्जाम्पल समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 केस। इसमें क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल एरिया थे, ठीक है, जो ट्राइबल एरिया थे, ट्राइबल लैंड थे, वहाँ पर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, बैन कर दिया था ट्राइबल लैंड्स को लीज पर प्राइवेट ऑनर या प्राइवेट कंपनी को देने के लिए। इसमें जो पटिशनर थी वो समथा थी, जो एक सोशल एक्शन ग्रुप की एक तरह से बोलेंगे हेड थी। उन्होंने क्या किया था कि अपील किया था हाई कोर्ट में ऑन द बिहाफ ऑफ these affected tribal persons and argue that the leasing of these tribal lands for mining purposes violate the 5th schedule of the Indian Constitution। इन्होंने वहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे उनके बिहाफ में पीआईएल पिटिशन के रूप में दिया और उन्होंने डिमांड किया कि ये जो लैंड लीजिंग की बात चल रही है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ माइनिंग, ये वॉलेट करता है 5th शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को। ठीक है, इनिशियली हाई कोर्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, है ना, रिजेक्टेड देयर पीआईएल। ठीक है, बट अगेन when they appeal in Supreme Court of India reversed the judgment of High Court and held that government, tribal and forested land in the scheduled area cannot be leased to non-tribal persons or private companies for mining purposes। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट को पलटा और कहा कि गवर्नमेंट जो है ट्राइबल और फॉरेस्टेड लैंड को शेड्यूल एरिया से बिलोंग करती हैं, उनको लीज पर नहीं दे सकती टू द नॉन ट्राइबल पर्सन्स और प्राइवेट कंपनीज, है ना। इस बात को करते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट को रिवर्स किया। तो इससे हम लोग देखते हैं कि इस केस में समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने है लोगों के कलेक्टिव राइट्स को इंश्योर किया, है ना, उनके कलेक्टिव राइट्स को प्रोटेक्ट। तो ये भी एक वन ऑफ द पॉइंट है सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ पीआईएल। ठीक है, नेक्स्ट इज इनएक्सपेंसिव। ये इट इज़ वन ऑफ द चीपर मेथड देन कन्वेंशनल प्रोसेस बिकॉज देर इज़ ओनली अ नॉमिनल फिक्स्ड कोर्ट फी इन्वॉल्व इन दिस। काफ़ी नॉमिनल सा फी होता है, इसलिए ये चीपर भी होता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल प्रोसेस ना। ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं केस लड़ने के लिए। ये एक तरह से सोशल ग्रुप या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वेपन है टू इंश्योर देयर राइट्स एंड
लायबिलिटीज ना। अब हम लोग देखते हैं इश्यूज विद द PIL। पहला इसमें इश्यूज जो है वो है प्रोसीजरल इशू। इस प्रोसेस में क्या क्या इशू आते हैं, प्रक्रियात्मक मुद्दे क्या क्या हैं, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। पहला जो इसमें मुद्दा जो निकल का था इश्यूज हैं PIL के साथ, वो है फॉल्स पिटीशन, ठीक है, झूठी याचिकाएं। पिटिशंस नॉट कैरिंग एनी सीरियस इशू रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल है, बात है। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, या फिर कई ज़्यादा ओकेजन पर ऐसा होता है कि जो पिटिशंस फाइल किए जाते हैं PIL के रूप में, वो किसी सीरियस इशू से मेल नहीं खा, और क्या होता है कि इससे कोर्ट का समय भी ज़ाया होता है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कोर्ट में कितनी पेंडेंसी, ठीक है, तो इससे वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है, और जस्टिस डिले भी होता है। जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनके लिए समय नहीं बच पाता। इस चीज़ को हम लोग देखना होगा कि कैसे फॉल्स पिटिशन को ख़त्म किया जाए, रिजेक्ट किया जाए। नेक्स्ट चीज़ है केस डिले, मामले में देरी। इनऑर्डिनेट डिले इन द डिस्पोजल ऑफ PIL केस में रेंडर मेनी लीडिंग जजमेंट्स मेयरली एकेडमिक वैल्यू। जब कभी किसी PIL केस में डिले होता है जजमेंट में, तो ये कई तरह के जो लीडिंग जजमेंट है उनमें देरी करना होता है। जो समाज में कई तरह के मुद्दे होते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, इन पे जजमेंट होना बहुत आवश्यक है। अगर इनमें इनऑर्डिनेट डिले होंगे, इनके डिस्पोजल में डिले होंगे, तो वो भी मुद्दे जो हैं जस के तस रहेंगे मामले, और वो कभी ख़त्म नहीं हो पाए। इसलिए इनमें जो डिले है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म में है the judiciary is overstepping the boundary of its jurisdictions that is unable to supervise the effective implementation of its order। जुडिशरी जो है कभी कभी क्या होता है कि जो उनकी जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज क्या हैं, टू चेक द लेजिस्लेशंस, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, है ना। इनसे आगे निकल कर कभी कभी ओवर स्टेप करके वो क्या करते हैं, अपने जुरिडिक्शंस देते हैं, ठीक है। एंड और ये कभी कभी क्या होता है कि उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस को प्रभावित करता है, या उनको सुपरवाइज ठीक तरीके से नहीं कर पाते। जुडिशियल एक्टिविज्म भी कभी कभी इन इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि उस पर प्रॉपर सुपरवाइज नहीं की जाती है। जो ऑर्डर्स दिए गए हैं इम्प्लीमेंट करने को, प्रॉपर सुपरवाइज करके उसको मॉनिटर कर इम्प्लीमेंट ना करना कभी कभी क्या होता है, इन इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है ना। ये सारे प्रोसीजरल इश्यूज हैं। और नेक्स्ट इश्यूज जो है इसमें वो है इनकंसिस्टेंट अप्रोच, ठीक है। किसी किसी केस में कोर्ट क्या करती है कि इन्हीं मुद्दों पर वो इंटरफेयर करने से अपने आप को रोक लेती है ना। और बट किसी किसी केस में क्या करती है, वो डिटेल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देती है टू फॉर्मुलेट पॉलिसी। गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए डिटेल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देंगे कि आप इन मुद्दों पर ऐसे पॉलिसीज को बनाएं। बट किसी किसी केस में वो क्या करती हैं, दे एक्सप्रेस्ड देयर रिलक्टेंस टू स्टेप इनटू द लेजिस्लेटिव फील्ड। किसी किसी केस में वो उनको एंटरटेन करना या उनको सुनना पसंद नहीं करती। तो ये इनकंसिस्टेंट अप्रोच दिखाता है जुडिशरी का। ये भी वन ऑफ द प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट और प्रोसीजरल इशू विद द PIL, है ना। सेकंड जो जिस तरह के जो इश्यूज आते हैं वो हैं इंस्टीट्यूशनल इश्यूज आते हैं। इंस्टीट्यूशनल इश्यूज में क्या है कि फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशंस क्यों? क्योंकि कई ओकेजन पे ऐसा देखा गया है कि PIL का मिसयूज कुछ लोगों के द्वारा, जो कि अपने पर्सनल ग्रीवांस की वजह से प्रोटेस्ट करते आए हैं, ठीक है ना। PIL इज बीइंग मिसयूज्ड बाय द पीपल एजिटेटिंग फॉर द प्राइवेट ग्रीवांस इन रादर देन कॉजिंग द पब्लिक कॉजेज। अपने मुद्दों के लिए, मतलब निजी मुद्दों को बढ़ावा देकर, और रादर देन नोटिसिंग फॉर द पब्लिक कॉजेज दे आर यूजिंग PIL। अपने मुद्दों को ज़्यादा हित में रखकर वो कुछ लोग जो हैं PIL को फाइल करते हैं। उनका मकसद ग्रेटर कॉज में नहीं होता। कभी कभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है फॉर मेकिंग फन, ठीक है। ये एक इश्यूज है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट इश्यूज देखते हैं वो है हैम्पर जुडिशरी। कैसे? ठीक है, न्यायपालिका को कैसे बाधित करता है। इट हैज़ बीन सीन दैट PIL आर गिविंग मोर प्रायोरिटी टू लॉन्ग पेंडिंग केसेस ऑफ द जुडिशरी। कभी कभी देखा गया है कि वैसे मुद्दे जो काफ़ी संवेदनशील होने के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है, केस उनका काफ़ी लंबे समय तक चलता है, उस पर उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, लोगों को द्वारा दिया जाता है PIL फाइल करने में। इससे क्या होता है कि जुडिशरी का जो काम है ना, वो हैम्पर होता है। और ये चीज़ जो है
काफ़ी लंबे समय तक चलने के कारण जस्टिस डिले भी होता है, और जो एक्चुअल में जो जुडिशरी का वर्क होता है वो बढ़ता है, वर्कलोड बढ़ता है, और डिले भी होता है जस्टिस डिलीवरी करने में। तो कभी कभी जो पीआईएल है, एक्सेसिवनेस ऑफ पीआईएल हैम्पर्स द जुडिशरी प्रोसेस। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज केस बर्डन। द जुडिशरी इज ऑलरेडी बर्डन विद द पेंडिंग केसेस, पीआईएल पिटिशंस इंक्रीजेस द केस लोड। सही बात है, जुडिशरी में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, और पीआईएल फाइल करने पे पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो उस केस में क्या है कि केस लोड और भी बढ़ जाते हैं। समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन से दैट इट इंक्रीजेज द वर्कलोड, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ लोकस स्टैंडाई। ये जो फॉर्मल प्रोसीजर होते हैं, जो लोकस स्टैंडाई होता है, ठीक है, सुने जाने का जो अधिकार है, उसको कभी कभी क्या होता है कि रिमूव करता है, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। द रिमूवल ऑफ द लोकस स्टैंडाई रिक्वायर्स हैज परमिटेड प्राइवेटली मोटिवेटेड इंटरेस्ट टू पोज अ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। कभी कभी क्या किया गया है कि लोकस स्टैंडाई जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है प्राइवेटली मोटिवेटेड इंटरेस्ट के बिहाफ में, है ना। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लोकस स्टैंडाई को जो किसी खास ओकेजन पे, जैसे कि पीआईएल के समय होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के समय ही, जैसे हमने स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट केस में देखा था कि किस तरह से जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लोकस स्टैंडाई को फ्लेक्सिबल बनाया था, थोड़ा सा उनको डिस्टॉर्ट किया था, ताकि मुंबई कामगार सभा को उचित न्याय मिल सके। जो मजदूर भाई लोग थे उनके बिहाफ, वो किसी खास ओकेजन पे था। बट यहाँ पर क्या है कि कभी कभी प्राइवेटली मोटिवेटेड इंटरेस्ट को लेकर भी देखा गया है कि लोकस स्टैंडाई को रिमूव किया गया। तो ये सब कमियां हैं, ठीक है, ये सब इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं, इनको ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट है पॉलिटिसाइज्ड, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो सीन फाइलिंग फ्रिवोलस पिटिशंस टू गेट पॉलिटिकल पब्लिसिटी। बहुत सारे ओकेजन पर ये भी देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी भी जो है वो पीआईएल फाइल कर देती है टू गेट पॉलिटिकल पब्लिसिटी, है ना। पब्लिसिटी मिलने से उन्हें क्या होगा कि वो लोगों के नज़र में रहेंगे, और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी लोगों के द्वारा। खासकर ये जो होता है वो मेन इलेक्शन से पहले के दौरान काफ़ी ज़्यादा होता है। राजनीतिकरण भी देखा गया है पीआईएल का, इसको बोला जाएगा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पीआईएल कह सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी एक मुद्दे के तौर पे देखी जानी चाहिए, है ना, और इनको बढ़ावा ना देना चाहिए। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्चुअल राइट्स, संघर्षपूर्ण अधिकार। डिसीजन ऑफ वन इशूज कैन सिग्निफिकेंटली अल्टर द राइट्स ऑफ अनदर ग्रुप, है ना। सही बात है, अगर किसी एक को राइट्स इंटैक्ट करने में किसी दूसरे पक्ष का राइट का वायलेशन भी हो सकता है ना। एग्जाम्पल है, डिसीजन टू शट डाउन पॉल्यूटिंग फैक्ट्री कैन अफेक्ट द लिवलीहुड ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखिए, पॉल्यूटिंग फैक्ट्री को शट डाउन करने का डिसीजन लिया गया है, बट इससे क्या है कि इन्वायरमेंट, वहाँ के इन्वायरमेंट, लोगों की हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगी। बट उसके उलट क्या है कि जो वर्कर काम करते थे उस फैक्ट्री में, उनकी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। तो किसी एक के पक्ष में लिया गया डिसीजन किसी दूसरे के पक्ष को हैम्पर कर सकता है ना। तो ये भी है, ये एक तरह के कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस भी है ना, और कन्फ्लिक्चुअल राइट्स भी कह सकते हैं इसको। इस तरह की कंडीशंस दिखने को मिलती हैं किसी किसी केस में। ये भी एक इंस्टीट्यूशनल इश्यूज है ना। तो हम लोग ने देख लिया अभी तक इशू इन्वॉल्व विद द पीआईएल। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस केस में जो पीआईएल फाइल किया गया था वो सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। सक्सेसफुल पीआईएल केसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। पहला जो सक्सेसफुल पीआईएल केस रहा है वो विशाखा गाइडलाइंस, जैसे कि हम लोग ने पहले ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि विशाखा गाइडलाइंस 1997 में था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड गाइडलाइन जारी किए थे, ठीक है। इसमें महिलाओं के उसके कार्यस्थल में सेक्सुअल हरासमेंट से लेकर उन्हें प्रोटेक्शंस, प्रिवेंशंस, ये सारे चीज़ों के बारे में डिटेल पॉलिसी और गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये चीज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल केस में गिनती की जाएगी विशाखा गाइडलाइंस को, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर ट्रायल जस्टिस, जो हमने देखा था हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया था मोर देन 40,000 अंडर ट्रायल्स हु हैव सर्व्ड द मैक्सिमम पीरियड ऑलरेडी। ये भी देख लिया हमने कि ये सक्सेसफुल रहा था। पीआईएल फाइल करने का नतीजा काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, काफ़ी लोगों को इससे राहत की सांस मिली, ठीक है।
नेक्स्ट, ट्रीटमेंट टू द एक्सीडेंट विक्टिम्स हमने ऑलरेडी देख लिया है कि परमानंद काटरा केस में क्या हुआ था कि जो मेडिकल या डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स पहले अवॉइड करते थे जो भी एक्सीडेंटल विक्टिम्स होते थे उनको इलाज करने से। अब इस केस में है कि कोई भी डॉक्टर्स या इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल्स, ठीक है, वो उन सभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को इलाज करने से नहीं रोक पाएगा, या फिर उन पर इस तरह से ऑब्लिगेशंस दिया गया है टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सो दैट दे कुड प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल हेल्प। नेक्स्ट इज कस्टोडियल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, है ना। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिरासत में जो हिंसा होती है, इस केस में शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस का जिक्र करना इम्पोर्टेंट रहेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि महिलाओं के लिए सेपरेट पुलिस लॉकअप होनी चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू शील्ड देम फ्रॉम फर्दर ट्रॉमा एंड ब्रुटैलिटी। महिलाओं के लिए अलग से फीमेल पुलिस लॉकअप होनी चाहिए। तो ये था शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल PIL केसेस। नेक्स्ट इज गंगा पोल्यूशन, हमने देखा MC मेहता केस 1988 में, है ना। इसमें था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि दो पेटिशनर not a riparian owner but he is entitled to file a petitions against the violations of statutory provisions regarding the pollution of Ganga water, ठीक है। So in this case Supreme Court lashes out a civic authority for allowing untreated sewage from Kanpur tanneries and making it wage into the Ganges, है ना। तो जितने भी सिविक अथॉरिटीज़ थे, ठीक है, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि बिना सीवेज के ट्रीटमेंट के उन्हें नदी में प्रवाहित करना एक जुर्म है, ठीक है। तो इससे भी उन्होंने, तो MC मेहता केस 1988 भी एक इम्पोर्टेंट PIL केस था जो सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट सक्सेसफुल केसेस कौन से थे वो देखते हैं। उसमें था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसमें है कि सुनील बत्रा केस, ठीक है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट एम्फेसिस द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ अंडर ट्रायल्स। अगेन जो अंडर ट्रायल के साथ जो भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट होते थे लॉकअप्स या फिर प्रिजन में, उन सभी से उनको प्रोटेक्ट करना, उनके इन प्रोटेक्टिव कंडीशन से जितने भी अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स थे उनको प्रोटेक्ट करना, ये सुनील बत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और इस पे डिटेल जजमेंट भी दी, ठीक है। नेक्स्ट सक्सेसफुल केसेस में आता है 2G स्कैम, ठीक है। PI हेल्प द सुप्रीम कोर्ट टू स्क्रैप 122 2G लाइसेंसेस विच वेयर अवॉर्डेड रॉन्गफुली। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 2G स्कैम जो हुआ था उसमें PIL के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट ने 122 से ज़्यादा जो 2G लाइसेंस थे उनको स्क्रैप करने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि रॉन्गफुली ऑक्शन किए गए थे, ऑक्शन में बेचे गए थे, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी केस। इसमें था कि इंदिरा साहनी केस वॉज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द OBC कम्युनिटी, है ना। इसमें कोर्ट ने ये स्पेल आउट किया था कि अ सिस्टम शुड नॉट एक्सीड अ tenure of 10 years once a particular section is adequately represented in the society। मतलब 10 साल से ज़्यादा का कोई भी प्रोविज़न नहीं होगा रिजर्वेशंस का, जब तक कि वो कोई भी कम्युनिटी, पता है कि हमें मान लो जी आज दिस इज़ द ईयर 2022, ठीक है, इस ईयर तक हमें पता है कि जो कम्युनिटी है जिनको रिजर्वेशन दिया गया था या जो भी चीज़ें थी 2022 तक वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर रहे थे सोसाइटी में। तो इसके 10 साल बाद तक मतलब 2032 तक ही उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा, ये कहा गया था इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट इज ट्रांसजेंडर राइट्स, और हम लोग जानते हैं कि नालसा केस 2014 में जिस तरह से कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म को दिखाते हुए ये कहा था और रिकॉग्नाइज किया था कि फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो अवेलेबल टू द थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर, उनको भी मौलिक अधिकार प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट इज श्रेया सिंघल केस। इस केस में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कैसे सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट के अंतर्गत अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट के प्रोविजन को इंश्रीण किया हुआ गया था, और इससे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्क्वैश किया, इसे खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक द अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट मेड अंडर सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट फॉर पॉजिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये सारे जो केस हैं, ये सारे केस में कहीं ना कहीं जो पब्लिक के ग्रेटर कॉज, ग्रेटर इंटरेस्ट थे, उन सारे चीज़ों को एड्रेस किया गया और एक तरह से उनके जो राइट्स थे और लाइबिलिटीज़ थे, उन सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इंश्योर किया गया, प्रोवाइड किया गया। और ये बात उनको काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्म्ड हो गई
कि व्हाट आर देयर राइट्स, ठीक है। तो इन पीआईएल केसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी को इवॉल्व करने में, सोसाइटी को उनके राइट्स से अवेयर कराने, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वे क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड। फर्स्ट वे फॉरवर्ड इज कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय। पीआईएल में इन अफेक्ट द राइट ऑफ पर्सन नॉट बिफोर द कोर्ट, देयरफॉर शेपिंग द रिलीफ द कोर्ट मस्ट इनवेरिएबली टेक इनटू अकाउंट इट्स इम्पैक्ट ऑन दोज इंटरेस्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि पीआईएल के थ्रू किसी पर्सन्स के राइट्स जो है ना वो अफेक्ट हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक केस में देखा था कि अगर कोई भी पोल्यूटिंग फैक्ट्री है उसे बंद करते, उस चीज़ को करने में किसी और के फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ लाइवलीहुड प्रभावित होगा इनका, तो वर्कर कम्युनिटी के लोगों का राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड ये प्रभावित होगा। सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट उसे बंद करने का ऑर्डर देती है। इससे जो है इस सिचुएशन को कोर्ट को या इस ऑर्डर को देने से पहले कोर्ट को उन सभी चीज़ों के बारे में क्या होगा, सोचना होगा, उनको अपने अकाउंट में लेना हो, सो दैट उनके डिसीजन है ना ग्रेटर कॉज में हो, उनका डिसीजन उन लोगों के भी बिहाफ में हो जो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित हो, तभी एक कंप्लीट जस्टिस के रूप में देखा जाए, है ना। हमारा पीआईएल के थ्रू जो भी डिसीजन होनी चाहिए वो सिर्फ ना एग्रीव्ड पर्सन के लिए नहीं, बल्कि अनदर पार्टी है ना जो इनके अगेंस्ट में भी है, उनके भी कंसर्न्स को पूरी तरीके से समझने के बाद, उनको उनके भी कंसर्न को अपने अकाउंट में लेने के बाद डिसीजन देनी चाहिए, तभी वो एक तरह से कंप्लीट जस्टिस कहलाएगा। नेक्स्ट इज फिक्स्ड गाइडलाइंस। फिक्स्ड गाइडलाइंस क्या है? द सुप्रीम कोर्ट मस्ट interfere only in case of violation of fundamental rights related to people who cannot themselves approach to the court। ये एक निश्चित दिशा निर्देश, कोर्ट उन्हीं केस को एंटरटेन करेगी जिनमें पीपुल इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो अप्रोच कर सके कोर्ट, ठीक है। और उनके बिहाफ में जो पिटिशंस फाइल होगा उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि दीज एक्शंस आर बीइंग ट्रीटेड एज वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सच एंड सच पर्सन, है ना, और कम्युनिटी। ये एक फिक्स्ड गाइडलाइंस होना चाहिए ताकि पीआईएल भी उचित हो सके और उसको सीरियसली एंटरटेन किया जा सके, ठीक है। पेनल एक्शंस क्या होने चाहिए? पेनल एक्शंस मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दोज सीकिंग टू गिव फ्रिवलेस पिटीशन। अब बहुत तरह के झूठे पिटीशंस भी फाइल किए जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी पेनल एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पेंडेंसी है वो बढ़ते जाती है, ठीक है। और जो मेन जरूरी के मुद्दे होते हैं, जो केसेस होते हैं, उनको उनका जजमेंट जो होता है डिले हो जाता है। तो इसलिए जो भी इस तरह से फ्रिवलस पिटिशंस फाइल किए जाते हैं उनके अगेंस्ट पेनल एक्शंस होनी चाहिए। यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या है? उपयोगितावादी दृष्टिकोण। द कोर्ट मस्ट एंटरटेन विथ प्रायोरिटी केसेस दैट इन्वॉल्व द राइट ऑफ मल्टीपल पर्सन्स रादर देन फॉर अ सिंगल पर्सन। यूटिलिटेरियन अप्रोच का मतलब होता ही यही है कि मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इसी अप्रोच को कोर्ट को फॉलो करनी चाहिए कि किसी एक पर्सन्स के बेनिफिट को ना देखते हुए मल्टीपल पर्सन्स, सोसाइटी और कम्युनिटी के बेनिफिट्स को, कम्युनिटी को लुक करनी चाहिए, देखनी चाहिए, उनके राइट्स को देखें, ठीक है। कंपनसेशन, ठीक है। दोज मेकिंग फ्रिवलेस क्लेम विल हैव टू पे कंपनसेशन टू द अपोजिंग पार्टी। और अगेन जब फ्रिवलेस पिटिशंस होगा तो उसमें फ्रिवलेस क्लेम भी किए जाएंगे बहुत तरीके, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो ऐसे क्लेम करते हैं, गलत क्लेम करते हैं, उनको कंपनसेशन पे करना होगा टू द अपोजिट पार्टी, है ना। तो ये भी पीआईएल को मजबूत बनाएगा। इस तरह के स्टेप्स पीआईएल को और भी स्ट्रांग बनाएंगे प्रोसेस। कर्बिंग प्राइवेट इंटरेस्ट, निजी हितों पर अंकुश। देयर मस्ट बी कर्व ऑन दोज पिटिशंस सीकिंग पर्सनल इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। वैसे पिटिशन जो ज़्यादातर पर्सनल इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होते हैं, उन सब सारे पीआईएल को कर्ब करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? इन द यूके the applicant must not have a direct legal or financial interest in the dispute brought forth by them। और कोई भी पटिशनर फाइल करता है पिटिशंस को, उसमें उनका डायरेक्ट, है ना, किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंटरेस्ट या लीगल इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना करता हो। ये यूके में प्रैक्टिस किया जाता है। सेम प्रैक्टिस शुड बी ब्रिंग इनटू द इंडियाज कंटेक्स्ट। इंडियाज कंटेक्स्ट में भी इसी तरह के एग्जाम्पल को लाने चाहिए। ये एग्जाम्पल है ग्लोबल एग्जाम्पल, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा है ग्लोबल एग्जाम्पल्स। इनको लिखना आपके आंसर राइटिंग को इनरिच करेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल को याद रखेंगे। नेक्स्ट है सम रिकमेंडेशंस, जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं सोराब जी,
ठीक है, सोली सोराब जी हैं फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, उनके कुछ रिकमेंडेशंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। और पहला जो रिकमेंडेशन था रिजेक्शन ऑफ केसेस, तो उन्होंने कहा था कि ही emphasizes रिजेक्शन ऑफ फॉल्स पिटिशंस एंड द जुडिशरी मस्ट नॉट वेस्ट इट्स टाइम ऑन सच केसेस। तो इनका कहना था कि जो फॉल्स पिटिशंस है ना, जो फ्रिवलेस पिटिशंस, उनको जल्दी से जल्दी रिजेक्ट करना चाहिए और जुडिशरी को अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन केसेस पे उनको तुरंत जल्द से जल्द रिजेक्ट करना चाहिए। दूसरा उनका रिकमेंडेशन था कि प्राइवेट पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उसको भी उनको क्या करना चाहिए, इंटरटेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जैसा अभी हमने देखा यूके के केस में कि ऐसे पटिशनर जिनका डायरेक्टली कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो या फिर लीगल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, वैसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट को इंटरटेन करना ही नहीं चाहिए। ये रिकमेंडेशन था उनका, सोली सोराब जी का। नेक्स्ट उनका जो रिकमेंडेशन था वो था अलाउइंग लोकस स्टैंडाई। ठीक है, मतलब जो भी मतलब लोकस स्टैंडाई है, ठीक है, केस को सुनने के लिए जो कार्रवाई की होनी चाहिए वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। ठीक है, ही ऑल्सो रिकमेंडेड एन एप्लीकेंट हैविंग नो रिलेशंस टू द डिस्प्यूट बी अलाउड टू स्टैंड एज लोकस स्टैंडाई। ठीक है, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि वैसे एप्लीकेंट जिनका कोई वास्ता नहीं है डिस्प्यूट से, उनको लोकस स्टैंडाई के लिए उनको स्वीकृत देना चाहिए केस को लड़ने के लिए। ऐसा इस तीनों रिकमेंडेशन फॉर्मर अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी के द्वारा दिए गए थे। ये थे हमारे टॉपिक पीआईएल से रिलेटेड हमारे डिस्कशंस, है ना। ये जेपीएससी के जीएस पेपर 4 में सेक्शन ए का पार्ट है पीआईएल। आप इसे अच्छे से कवर करें, है ना, और अच्छे से पढ़ें। ये ना सिर्फ जेपीएससी बल्कि यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप इस पर प्रिपेयर करें, इसको डिटेल में प्रिपेयर करें और अपने आंसर्स और भी इनरिच करने का प्रयास करें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस सेशन को रैप अप करते हैं। ओके, इफ दिस वीडियो enrich your thoughts or makes you have given you some knowledge, then please do like, share and comment upon this video. Okay, thank you very much.